नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल होंगे। मैं हूँ नवीन सनी और आप सभी लोग का आपके पसंदीदा चैनल एसकेडी क्लासेस यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं एक बार फिर से हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ, जो यूपी टेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब दें, जो यूपी टेट परीक्षा के दौरान आपके आत्मविश्वास को, आपकी गति को बढ़ाने में सहायक होगा। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन, आपके कंप्यूटर स्क्रीन, आपके लैपटॉप स्क्रीन पर, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? जी हाँ, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी प्राकृत। तो मित्रों जवाब दीजिए, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी प्राकृत। तो आशा करता हूँ आप इसका जवाब दे चुके होंगे, आपको मेरे जवाब का इंतजार होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फारसी। जी हाँ, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अगर मैं हिंदी की व्युत्पत्ति की बात करूं तो हिंदी की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित है। यदि मैं ईरान फारस के लोगों की बात करूं तो ईरान और फारस के लोग सिंधु नदी को पार करके भारत में व्यापार करने आते थे, और ईरान और फारस के लोगों ने ही सिंधु को हिंदू बुलाने लगे, और फिर बाद में हिंदू चलकर हिंदी बन गया, और हिंदी शब्द में फारसी भाषा का संबंध कारक प्रत्यय ई जुड़ने से, फारसी भाषा का संबंध कारक प्रत्यय बड़ी ई जुड़ने से हिंदी शब्द बन गया। तो इस तरह से हिंदी फारसी भाषा का शब्द हो गया। यदि मैं अन्य फारसी भाषा के शब्दों की बात करूं तो वह आफत, आमदनी, आबरू और किशमिश, जो आप खाते हैं, किशमिश खीर में डालकर या ऐसे ही खाते हैं। और यदि हम अगले शब्द उम्मीद की बात करें तो ये सभी शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, नहीं कहते हैं कि हमारे पर बार बार आफत आवत रहेला। आमदनी, आजकल हमारे दुकान में अच्छी आमदनी हो रही है, अपनी इज्जत आबरू बचा कर रहो। ठीक है, और किशमिश जो आप खीर में डालते हैं, उम्मीद, किसी से उम्मीद लगा कर न बैठे। तो मित्रों ये सभी शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन ए पैसाची, ऑप्शन बी सौरसेनी, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन डी ब्राचड़। तो मित्रों जवाब दीजिए, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची, सौरसेनी, अर्धमागधी, ब्राचड़। तो आशा करता हूँ आपके जवाब आ चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पैसाची। जी हाँ, पंजाबी भाषा का जन्म पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। अगर मैं बात करूँ सौरसेनी अपभ्रंश की, तो सौरसेनी अपभ्रंश से किन भाषाओं का जन्म हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी भाषा का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगर मैं राजस्थानी भाषा का जन्म की बात करूं तो अभी सौरसेनी अपभ्रंश से, गुजराती भाषा का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है मित्रों, तो पश्चिमी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं? तो इसके लिए आपके सैनी महोदय ने, यानी कि नवीन सैनी ने एक ट्रिक दिया है। वह कौन सा ट्रिक है? कौन खब्र है हरी बुंदेल के बाग में। तो कौन, कौ से क्या हो जाए? कौरवी, अन्ना लगा है तो कन्नौजी, ख से खड़ी बोली, ब्रज से ब्रज भाषा। ठीक है, कौन खब्र है हरी, हरी से हरियाणवी, बुंदेल से बुंदेली, बाग से बांगरू। तो कौन खब्र है हरी बुंदेल के बाग में। तो ये जितनी बोलियां हैं ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। और पश्चिमी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगर मैं अर्धमागधी अपभ्रंश की बात करूं तो अर्धमागधी अपभ्रंश से किन भाषाओं का जन्म हुआ है? तो पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। पूर्वी हिंदी
यह उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा है। तो इनका जन्म, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC। जी हाँ, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी। ब्राचड़ का जन्म किस ब्राचड़ अपभ्रंश से किस भाषा का जन्म हुआ है? तो सिंधी भाषा का। ठीक है मित्रों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है। ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा तार शैली में रहती है, तार शैली में ही रहती है। ऑप्शन डी, बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। तो मित्रों जवाब दीजिए। तो मित्रों अगर मैं बात करूं बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती है, तो ये ऑप्शन 100% सही बनता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे व्याकरणिक त्रुटियों के माध्यम से ही सीखते हैं। ठीक है, बच्चे त्रुटियों के माध्यम से ही सीखते हैं। अब हम ऑप्शन बी की बात करें तो बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है। अब नियमबद्ध व्यवस्था, तो नियम की अगर बात करेगा तो वो सीधे सीधे व्याकरण में चला जाएगा, और व्यवस्था की बात तो भैया त्रुटियां तो संभव ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हम अगले ऑप्शन की बात करें, बच्चों की भाषा तार शैली में ही रहती है, तो ये भी कहना पूरी तरह से गलत होगा। बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार, तो दंड और पुरस्कार ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव शब्द हैं। ठीक है, तो ये तो पूरी तरह से बच्चे से संबंध नहीं रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम अगले तो इस तरह से 33 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं। यह कथन गलत है, सही हो सकता है, सही है, क्योंकि रेखांकन भी अनंत भाषा की तरह अभिव्यक्ति का साधन है। ऑप्शन डी, सही है, क्योंकि भाषा भी पुस्तक में ही चित्र होते हैं। तो मित्रों जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गलत है। जी हाँ, भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, यह कहना पूरी तरह से गलत होगा। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? तो सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सहायक है, पहले हम ये जानें। तो कविता पूरी करना। अब सोचिए, कविता अधूरी है और बच्चा पूरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये सृजनात्मकता है कि नहीं? यदि हम अपनी तरफ से कोई शब्द लाते हैं, बनाते हैं, जोड़ते हैं, तो वह सृजनात्मकता कहलाता है। चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, और चित्र है और चित्र पर देखकर हम अगर मौखिक या लिखित वर्णन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी हम उसके संदर्भ में कह रहे हैं वो हमारे शब्द हैं, तो ये सृजनात्मकता नहीं है तो क्या है? ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्नों के उत्तर लिखना। अब देखिए, मैं पूछूं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका सीधा सपाट जवाब है? तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा जवाब है। तो इसमें तो कोई सृजनात्मकता है नहीं, तो यही सृजनात्मकता के विकास करने में कौन सहायक नहीं है? तो प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये आपका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, अधूरी कहानी को पूरा करना तो सृजनात्मकता में सहायक है। तो सृजनात्मकता में ये कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, अधूरी कहानी को पूरा करना, ये सहायक है। क्या सहायक नहीं है? प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, क्योंकि इसमें अपनी तरफ से हम एडवांस कोई शब्द जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ है छिपे खजाने की खोज, इतिहास का अध्ययन, पुरातत्व का अध्ययन, पुरानी बातों को दोहराना। तो मित्रों ये क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा में ये घूमता रहता है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो मित्रों जवाब दीजिए। तो आशा करता हूँ आप इसका जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है पुरानी बातों को दोहराना। जी हाँ, गड़े मुर्दे उखाड़ना अर्थात पुरानी बातों को दोहराना। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तवे की रोटी
क्या छोटी क्या मोटी कहावत का उपयुक्त अर्थ है? एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी कहावत का उपयुक्त अर्थ है? ऑप्शन ए, खाने से मतलब रोटियों की बनावट का हिसाब लगाना व्यर्थ है। ऑप्शन बी, भोजन की सामग्री में दोष बताना। ऑप्शन सी, सभी लगभग एक से होना। ऑप्शन डी, भोजन में छुआछूत की बात करना। तो मित्रों फटाफट जवाब दीजिए। तो आशा करता हूँ आप इसके जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सही लगभग एक से होना। सही लगभग एक से होना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, सही लगभग एक से होना। ठीक है मित्रों, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी कहावत का अर्थ है सही लगभग एक से होना। हमारा अगला प्रश्न है, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो मित्रों अगर हम कारक के विभक्ति चिन्हों की बात करें, जैसे ये कर्ता कारक, ये क्या है? कर्ता कारक और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? ने, कर्ता ने। कर्म कारक और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। करण कारक और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से। संप्रदान कारक इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। अपादान कारक इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से, अलगाव। संबंध कारक इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? का, की, के, राधि, दे। अधिकरण कारक इसका विभक्ति चिन्ह में, पर, हूँ। ठीक है, तो क्या है कि वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? तो संबंध कारक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है मित्रों, अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो मित्रों ऑप्शन ए, जैसी शक्ति। ऑप्शन बी, जितनी शक्ति। ऑप्शन सी, शक्ति के अनुसार। ऑप्शन डी, यथा जो शक्ति। तो मित्रों फटाफट जवाब दीजिए। बहुत ही सरल और सहज क्वेश्चन है, ये प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा गया मित्रों। बहुत हिट क्वेश्चन, बहुत हिट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका अगर हम विग्रह करें तो इसका सही विग्रह क्या होगा? वह है शक्ति के अनुसार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जिस रोग का ठीक होना असंभव है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मित्रों फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन ए, संक्रामक। ऑप्शन बी, असाध्य। ऑप्शन सी, महामारी। ऑप्शन डी, विकट। तो मित्रों ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें हिंदी पूछा जाता है कि दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न घूमते रहते हैं। तो मित्रों फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, असाध्य। जिस रोग का ठीक होना असंभव है के लिए एक शब्द क्या होगा? असाध्य। ठीक है, यह संक्रामक बीमारी किससे फैलता है? तो छुआछूत से संक्रामक बीमारी फैलता है। ठीक है, और यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मित्रों जब भी किसी वर्ण पर अगर अनुस्वार लगा हो और उस शब्द को अगर अलग करना हो यानी कि विच्छेद करना हो तो अनुस्वार हलंत म में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए समधनकल्प, ऑप्शन बी शंखधनकल्प, ऑप्शन सी संगधनकल्प, ऑप्शन डी शंखधन अल्प। तो मित्रों ये जो अनुस्वार है ये हलंत म में बदल जाएगा। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, मन रे तन कागज का पुतला लागे बुध विनस जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन डी करुण रस, ऑप्शन डी शांत रस। मित्रों यह क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो मित्रों तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आशा करता हूँ आपके सही जवाब आ चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है शांत रस। जी हाँ, इसका सही जवाब है शांत रस। तो इसके संदर्भ में हम कुछ बातें कर लेना चाहेंगे।
जिन विषयों का उद्दीपनों से परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है तथा अन्य विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उसे शांत रस कहते हैं। दूसरे शब्दों में निर्वेद के परिपक्व अवस्था को शांत रस कहते हैं। दिए गए पद में कवि ने मन को कागज के पुतले के समान माना है, जो कि क्षण भर में पानी की बूंदों से नष्ट हो सकता है। फिर भी इस तन पर इतना गुमान क्यों? यहाँ पर कवि तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करता है। अतः उपरोक्त पद से शांत रस होगा। और यदि मित्रों हम शांत रस के अस्थाई भाव की बात करें तो शांत रस का अस्थाई भाव सम होता है, निर्वेद होता है। अन्य शब्दों में बात करें तो वैराग्य वीतराग होता है। तो मित्रों अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उपमा अलंकार किस प्रकार का उपभेद है? तो मित्रों अगर हम अलंकार की बात करें तो अलंकार को दो भागों में विभाजित किया गया, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के क्या उपभेद हैं, अर्थालंकार के क्या उपभेद हैं? तो मित्रों अगर हम बात करें कि अर्था ने अपनी शादी में शब्दा को इनवाइट किया, अर्था का परम मित्र है शब्दा, तो अर्था ने अपनी शादी में शब्दा को इनवाइट किया और काफ़ी देर हो गया, अब जो अर्था की शादी होने जा रही है, ठीक है, तो लोग कह रहे हैं अब तुम्हारा परम मित्र नहीं आएगा, किंतु अर्था को पूर्ण विश्वास है कि मेरा परम मित्र अवश्य आएगा, यानी कि शब्दा अवश्य आएगा। तो शब्दा में कौन कौन से अलंकार मिल जाएंगे? अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अ से अनुप्रास, व से वक्रोक्ति, आधा स से श्लेष अलंकार, य से यमक अलंकार। ठीक है, तो ये शब्द अलंकार के उपभेद क्या हो जाएंगे? शब्दा अवश्य आएगा, तो आएगा ये जो मुख्य शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं है, इसमें अवश्य से ही लेंगे। तो अवर्ण से अनुप्रास अलंकार, व वर्ण से वक्रोक्ति अलंकार, स से श्लेष अलंकार, य से यमक अलंकार, ये तो शब्द अलंकार के उपभेद है। ठीक है, अब अर्था अलंकार एक कंपनी चलाता है, तो वह कंपनी में पाता है कि उसके 233 लोग जो है वो संदेह के दायरे में है। तो अर्था को 233 व्यक्तियों के प्रति क्या होता है? संदेह होता है। तो 233, देखिए हम 233 लिखे हैं, तो 2 देखिए र की तरह लिखे हैं, तो रूपक अलंकार। 3 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऊ से हम ले लेंगे तो उपमा अलंकार, फिर 3 हो जाएगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो अर्था को 233 व्यक्तियों के प्रति व्यतिरेक अलंकार, व्यक्ति मतलब व्यतिरेक अलंकार, प्रति के मतलब प्रतीप अलंकार। ठीक है, 233 व्यक्तियों पर क्या है? संदेह, यानी कि भ्रांतिमान अलंकार। तो ये इसके भेद है। तो उपमा अलंकार किस प्रकार का उपभेद है? ठीक है, तो उपमा अलंकार आपका किसका हो जाएगा? उपमा अलंकार अर्था अलंकार का उपभेद है। तो इसके में कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन सी, अर्था अलंकार। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाते सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण वितु न विरजाई कविता वनिता मित। ठीक है, तो मित्रों हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी केशव दास, ऑप्शन सी रहीम दास और ऑप्शन डी तुलसीदास। तो मित्रों फटाफट जवाब दीजिए। तो आशा करता हूं आप इसका जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है केशव दास। जी हाँ, केशव दास। तो केशव दास उपयुक्त पंक्तियां रीतिकाल के प्रथम आचार्य तथा लक्षण काव्यों के प्रेता केशव द्वारा रचित हैं। तो ये जो उपयुक्त पंक्तियां हैं, ये जो उपयुक्त पंक्तियां हैं रीतिकाल के प्रथम आचार्य, किस काल के? रीतिकाल के प्रथम आचार्य तथा लक्षण काव्यों के प्रणेता आचार्य केशव दास द्वारा रचित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कवि प्रिया, केशव दास को जो है एक कवि प्रिया नाम की थी, उससे प्रेम हो गया था, तो कवि प्रिया। ठीक है, तो उस पर जो है इन्होंने रचना कर दिया।
तो केशव दास को एक कवि थी, ठीक है, प्रिया नाम की, उस पर क्या हो गया, प्रेम हो गया, तो कवि प्रिया, उसमें ये रस लेने लगे तो रस प्रिया, रस प्रिया, कवि प्रिया, रस प्रिया, ठीक है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जस, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, रतन बावनी, ठीक है। तो इनके जो है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। तो मित्रों ये जो केशव दास के ये जो है रचनाएं बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हैं। तो केशव दास की जो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रस प्रिया मतलब रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी और रामचंद्रिका, ठीक है। तो केशव दास, ठीक है, तो केशव दास वही सोच लीजिए, तो प्रिया नाम की, केशव दास वही कृष्ण भगवान, सोचने की बात क्या है, कृष्ण भगवान, ठीक है, केशव दास तो हम ले लें, ठीक। तो ये कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रतन बावनी, ठीक है, रामचंद्रिका। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो मित्रों बताओ पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए पाहन, ऑप्शन बी उपल, ऑप्शन सी पाषाण, ऑप्शन डी उरग। तो मित्रों फटाफट जवाब दीजिए। तो आशा करता हूं आप इसका जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उरग। जी हाँ, इसका सही जवाब पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, उरग। पाहन भी पत्थर का पर्यायवाची है, उपल भी पत्थर का पर्यायवाची है और पाषाण भी पत्थर का पर्यायवाची है, ठीक है। तो मित्रों पत्थर का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो उरग नहीं है, ठीक है। तो उरग विषधर सांप का पर्यायवाची होता है। उरग जो है वो विषधर सांप का पर्यायवाची होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा। तो अनाथ का सनाथ, ठीक है। अ का मतलब नहीं है, अनाथ मतलब जिसका कोई नाथ नहीं हो, जिसका कोई अपना नहीं हो, तो वह क्या कहलाता है, अनाथ होता है। असनाथ, स का मतलब होना, अनाथ का मतलब, ठीक है, अपना। तो जिसका अपना होता है वह क्या कहलाता है, सनाथ, यानी कि जिसके माँ बाप होते हैं वो सनाथ कहलाता है। जिसका कोई होता है वो सनाथ कहलाता है, जिसका कोई नहीं होता है वो अनाथ कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अनाथ का सनाथ। अब दुर्बोध का क्या हो जाएगा, दुर्बोध का सुबोध, दुर्बोध का क्या हो जाएगा, सुबोध। और अबोध का क्या हो जाएगा, बोध, अबोध का क्या हो जाएगा, बोध हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है ए या आय ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो बताइए, अब ए जो है दो वर्णों से मिलकर बना है। अगर हम ए की बात करें तो ये संयुक्त स्वर है, क्या है, संयुक्त स्वर है। ये दो स्वरों से मिलकर बना है। तो अ और छोटी ई से मिलकर ये बना है, अ और छोटी ई से मिलकर बना है, ठीक। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और छोटी ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, छोटी ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, ठीक है। तो ए छोटा भाई और ए बड़ा भाई। तो जब ए का कंठ तालु होगा तो ए का भी कंठ तालु होगा। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु। मित्रों ऐसे कितने वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दो दो होता है। तो मित्रों ऐसे जो है 10 वर्ण हैं जिनका उच्चारण दो दो होता है। एक तो पंचमाक्षर की बात करो जो पंचम अक्षर है, जैसे क ख ग घ अंगा। तो अंगा का उच्चारण स्थान आपका कंठ भी होता है और अंगा का उच्चारण स्थान अनुनासिक भी होता है। जो पंचमाक्षर होते हैं, जो पंचम अक्षर होते हैं, उनका उच्चारण अनुनासिक भी होता है। और अब क ख ग अंगा का उच्चारण स्थान कंक हो गया। च इया का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ट अड़ा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। त न का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। प म का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। और तो इनका अलग अलग उच्चारण स्थान है पंचमाक्षर का। और साथ ही साथ इन सभी पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। तो 5 ये हो गए। और अगर हम संयुक्त स्वर की बात करें तो ए आई ओ औ, तो ए आई ओ औ ये संयुक्त स्वर है, दो दो वर्णों से मिलकर बने हैं। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, दो दो होगा, क्योंकि ये दो दो वर्णों से मिलकर बने हैं। और वह, ठीक है। तो 5 4 9, 5 आपके ये पंचमाक्षर हो गए और 4 तो संयुक्त स्वर हो गए और एक व। तो ये 5 4 9 1 10, व का क्या, दंतोष्ठ मतलब दंत और ओष्ठ,
ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द बताइए। ऑप्शन ए अंतर्निहित, ऑप्शन अनंतर्निहित, अंतर्निहित, ठीक है, अंतर्निहित। अब ये है अनंतर्निहित, ठीक है। तो मित्रों देखिए ऑप्शन ए है अंतर्निहित, निर्हित, अंतर्निहित, अंतर्निहित, तो ये तो होता नहीं है, अंतर्निहित होता है, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, अब देखिए ये तो ये जाएगा अनंत निहित, तो अनंत निहित भी नहीं होता है, ये भी कट हो जाएगा। अब देखिए अंतर, अब देखिए अंतर्निहित, तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। और ये आंतर्निहित, तो आंतर्निहित नहीं होता है, तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में तद्भव है, तो देखिए अगर जिस पर चंद्र बिंदी लग गया तो वह तुरंत क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, तो ये तद्भव है, ये तद्भव है, ठीक है। अब देखिए ये री वाला लगा, री वाला ऋषि वाला री लगा तो तुरंत तत्सम हो जाएगा। और देखिए ये अगर आधा च की बात है, आधा च, फिर ये द्वितीय व्यंजन अगर हो जाए, ठीक है, एक आधा एक पूरा हो, तो ये तुरंत आपका तत्सम में चला जाएगा। एकत्र, ये त्रिशूल वाला का त्र लग गया, तुरंत ये तत्सम में चला जाएगा, तो ये तीनों तत्सम है। अब चूंकि ये चंद्रबिंदी वाला लग गया है तो ये तद्भव हो गया, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो तत्सम, अब देखिए थान की बात करें, थान, अगर स्थान की बात करें और स्थान की बात करें, स्नान की बात करें, तो स्नान की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या होगा, ये तत्सम शब्द हो गया। स्नान यानी कि नहाना, ठीक है, तो स्नान ये संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द हो गया, ठीक है, तत्सम शब्द का चयन हो गया। तो ये तीनों, थान हुआ, स्थान हुआ, स्थान हुआ, ये तीनों क्या हैं, ये आपके तीनों तद्भव शब्द हैं। अब हम अगले निम्नलिखित में से किसमें ऐल, ऐल प्रत्यय है, तो देखिए बिगड़ैल, तो ये बिगड़ क्या है, ये मूल शब्द है, बिगड़ क्या है, मूल शब्द है। और देखिए मूल शब्द आपका सार्थक शब्द होना चाहिए, तो बिगड़ ये हो गया। अब बिगड़ में क्या, ऐल जुड़ गया, तो बिगड़ैल हो गया, तो ऐल क्या है, प्रत्यय है। बैल, बैल, ठीक है। तो अब देखिए अब ये ब और ऐल, तो ये जो है ऐल, अब देखिए मैल, तो ये जो ब, देखिए जो आपका जो प्रत्यय लगता है तो वह सार्थक शब्द के बाद लगता है। मूल शब्द, और मूल शब्द क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। तब अब देखिए इसमें अब ब प्लस ऐल, तो ये ब सार्थक शब्द थोड़ी है, ये तो वर्ण हो गया। मैल, अब म क्या है, ये तो आपका वर्ण है, सार्थक शब्द थोड़ी है, मूल शब्द हुआ है तो मूल शब्द क्या होना है, सार्थक शब्द, तो म आपका तो वर्ण है, ये सार्थक शब्द थोड़ी है, शब्द होना चाहिए। तो ऐल इसमें भी, सैल इसमें भी वही बात है, श तो आपका तालब श है, तो ये तो वर्ण है, और ये जो ऐल लगा है तो वर्णों के साथ जो है आपका प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, सार्थक शब्दों के साथ। तो शब्दों और धातुओं के बाद जुड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए बिगड़ैल। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, पूर्ण विराम चिन्ह, जी नहीं, ये पूर्ण विराम चिन्ह का थोड़ी है, ठीक है। अल्प विराम चिन्ह, तो अल्प विराम चिन्ह तो ये इसको हम नहीं कहते हैं, अल्प विराम तो हम, ठीक है, इसको बोल देते हैं, ठीक है। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, तो ये है, हाँ, इसको देखिए एक होता है डबल इन्वर्टेड कामा, एक सिंगल इन्वर्टेड कामा, ठीक है, तो एकल उद्धरण चिन्ह कहते हैं और डबल उद्धरण चिन्ह, ठीक है, द्वि उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो ये उद्धरण चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक कुछ लगा नहीं है, तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। मित्रों इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी।
अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द अविकारी नहीं है। तो मित्रों कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? तो मित्रों जैसे कि विकार के आधार पर या रूप परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर या बदलाव के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदले जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर नहीं बदले जा सकते, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। तो अगर हम बात करें हाथी, तो हम कहते हैं हाथी आ रहा है, हथनी आ रही है, तो हाथी आ रहा है और वहीं पर हथनी आ रही है। तो देखिए, तो हाथी, अब ये आपका पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? हथनी होगा। तो ये शब्द तो बदल जा रहा है। तो वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदले जा सकते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो इस तरह से यही जो है अविकारी शब्द नहीं होगा। यही कि ये क्या अविकारी शब्द है, यानी कि ये अविकारी शब्द नहीं है। ठीक है, और ये यहाँ है, इधर उधर है, ये क्या अविकारी शब्द हैं। इनको लिंग वचन काल कारक के आधार पर नहीं बदले जाएंगे, ये हमेशा अपने इसी रूप में हमेशा बने रहते हैं। ठीक है मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगर निम्नलिखित वाक्य में एक अंश त्रुटिपूर्ण है, वाक्य के जिस अंश में त्रुटिपूर्ण हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले विकल्प में सही का चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटि रहित है तो डी वाले विकल्प पर चिन्ह लगाइए। ठीक है, मैं भगवान का धन्यवादी हूँ जो उन्होंने कठिन समय में मेरा साथ दिया, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए, ऑप्शन ए, मैं उनका धन्यवादी हूँ, मैं उनका धन्यवादी हूँ जो उन्होंने कठिन समय में मेरा साथ दिया, कोई त्रुटि नहीं। तो मैं उनका धन्यवादी हूँ, ये सही चल रहा है। जो उन्होंने कठिन समय में मेरा साथ दिया नहीं, यहाँ पर दिए होगा, मेरा साथ दिए। मैं उनका धन्यवादी हूँ जो उन्होंने कठिन समय में मेरा साथ दिए। तो ये आपका क्या उत्तर बन जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर बन जाएगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों मित्रों के बीच शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसको आप पहले देखें। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आपके बीच फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपकी रात्रि शुभ हो।